अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म मींस हीट, केमिस्ट्री मींस हीट एनर्जी की केमिस्ट्री। ठीक, अब थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहला जो डिफरेंस आता है हीट एंड टेम्परेचर का। हीट हम कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो। यूजुअली हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ये जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है इसको हम कहते हैं हीट। ठीक, टेम्परेचर उसी हीट की मेयरमेंट को कहते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हुआ, या डिग्रीज़ में हम बताएं कि इतना सेंटीग्रेड चेंज आया है, यानी टेम्परेचर की जो मेयरमेंट करते हैं, सॉरी हीट की जो मेयरमेंट करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। एक और डेफिनेशन टेम्परेचर की बुक में लिखी थी, दैट वाज यूनिक रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसा होता है कि कभी कभी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एज इट इज़ लाइन उठाकर दे देते हैं, फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि सिमिलर डेफिनेशंस लग रही होती हैं। जैसे हीट एंड टेम्परेचर दोनों का नाम दे दिया रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर, तो दोनों ही हमें क्लोजली लग रहे होते हैं, लेकिन फिर बुक की लाइंस के अकॉर्डिंगली ये टेम्परेचर की डेफिनेशन हो रही है। अब थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स भी कंफ्यूजिंग टर्म्स रहती हैं क्योंकि इसकी भी काफ़ी तरह की डेफिनेशंस डॉगर ब्रदर्स की बुक में भी दी हुई हैं। अब जो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस करना है वो केमिकल प्रोसेस का होता है डिफरेंस, कि अगर किसी केमिकल प्रोसेस से एनर्जी को रिलेट कर दिया है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू अ केमिकल प्रोसेस, तो उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। जबकि थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो उसमें केमिकल प्रोसेस का नाम लाजमी नहीं आए, उसमें ये कहा जाएगा कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है हीट, यानी हीट की कन्वर्जन होगी लेकिन किसी केमिकल प्रोसेस का नाम नहीं होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक के लिए एक पॉइंट याद रखें कि इट्स अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। अब मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब ये है कि ये माइक्रो लेवल पर हमें नहीं बताएगी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या ट्रांसफ़र हो रही है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। ये हमें ओवरऑल बताएगी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है, वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है, इनिशियली वॉल्यूम ये था, फाइनली वॉल्यूम ये है, प्रेशर के अंदर चेंज आया है, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर ये सारे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये हमें कंडीशंस कुछ क्या हो रही हैं, मैटर के साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताती। यही वजह है कि थर्मोडायनामिक्स पढ़कर हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट्स अ माइक्रोस्कोपिक साइंस। तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तक जाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन जाने के लिए थर्मोडायनामिक्स पढ़ने की नीड नहीं है। थर्मोडायनामिक टर्म्स जो है जिसमें सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री का कंसेप्ट आप याद रख लें। कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है इट इज़ कॉल्ड सिस्टम। अब अंडर ऑब्जर्वेशन में जैसे कि चाय है, अगर हम बना रहे हैं किचन में, तो चाय इज़ अ सिस्टम। ठीक, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ अ सिस्टम, और सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग होगी। कंप्लीट यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन अ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट करने वाली एक सरफेस है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो चाहे हमारा सिस्टम है, उसके अलावा जो किचन, जो अदर साइड्स जितनी भी आगे सराउंडिंग है, और फिर सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करने वाला जो कंटेनर है दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री में भी फिजिकल मीन्स रियल, इट मे ऑल्सो भी कंसेप्चुअल। जहाँ पर एक्चुअल बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पर हम एक कंसेप्चुअल वो बना लेते हैं। जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स का एक कंसेप्चुअल बाउंड्रीज बना रखे हैं कि यहाँ तक, इतनी हाइट तक जो होता है एटमॉस्फेयर का ये वाली लेयर आती है, तो ये एक तरह की कंसेप्चुअल हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम पर आए तो सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि बॉइलिंग टी केटल में हम दूध भी ऐड कर सकते हैं, चाय वगैरह ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वो एक तरह का ओपन सिस्टम है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। क्लोज्ड सिस्टम यानी जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके लेकिन मैटर ट्रांसफ़र ना हो सके। जैसे प्रेशर कुकर जब हम ऑन कर लिया तो अब उसमें हम मैटर को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र फिर भी हो रहा होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर चेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ऐसा कोई सिस्टम जो है एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन मोस्ट क्लोजली ये जो कूलर होते हैं, इंसुलेटेड ड्रिंक कूलर हो गए और थर्मोफ्लास्क हो गए, जिनमें चाय वगैरह भी रखते हैं तो काफ़ी देर तक गर्म रह जाती है, तो दीज आर आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन वो भी क्लोजली आइसोलेटेड सिस्टम है, कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव।
इंटेंसिव से आप इंडिपेंडेंट याद कर लें कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर होगी। आप मैटर उसमें इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, इस प्रॉपर्टी में कोई असर नहीं आएगा, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। देखिए मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप 4 किलो 5 किलो जो है कोई चीज़ ले लें, आप उसको थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं तो भी आपको मेल्टिंग पॉइंट मिल जाती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि मैटर पे ये डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी मैटर पर, जैसे मास, वॉल्यूम, एनर्जी। आप मोल्स बढ़ा दें मास बढ़ जाएगा, मोल्स कम कर दें मास कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर कुछ टर्म्स और मैंने एलाबोरेट किए हैं, जैसे एंट्रोपी है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाए, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी ही धुन में मूव कर रहे थे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी, यानी सिस्टम के अंदर बिगाड़ आ गया और ये टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करेगा। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये डिफाइन हो जाए तो वो सिस्टम जो है कहलाता है, वो जो सिस्टम होगा वो स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाएगा कि उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी वो डिफाइन हो चुकी हैं। तो अब वो एक स्टेट में आ गया है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ नोन हो चुका है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हम लेते हैं, ये नहीं देखते कि वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसे आया, हम जस्ट देखते हैं कि वो फाइनल वॉल्यूम में से हमने इनिशियल माइनस कर दिया, हमें चेंज ऑफ वॉल्यूम मिला, वही हमारे काम की चीज़ होती है। तो जो भी प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, चेंज कैसे आया इस पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये इनके हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ले रहे होते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन है। अब आते हैं इंथैल्पी पर। इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट, कि सिस्टम जब स्टार्ट हुआ अब इसमें हीट ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, ये इसका हीट कंटेंट होता है, उसे हम इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी का फॉर्मूला इज ई प्लस पी वी। ई मीन्स एनर्जी, पी प्रेशर एंड वी इज़ वॉल्यूम। अब ये तीनों जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी डिपेंड करती हैं मैटर पर। इस वजह से इंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेट फंक्शन है, तीनों ही इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही हैं, इसी वजह से इंथैल्पी भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। ठीक, मैट्रिक सिस्टम में इंथैल्पी का यूनिट कैलोरी होता है और ऐसा सिस्टम में जॉल होता है। इन दोनों की इंटर कन्वर्जन भी दी हुई है, इससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पर। दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, मैं एक को डिफाइन करूंगी, दूसरा जो है उसके ऑपोजिट होगा। जैसे एक्सो मीन्स आउट, तो यहाँ पर जो थर्म है यानी हीट जो है वो आउट हो रही होगी, हीट इवॉल्व हो रही होगी, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके ऑपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए नहीं, इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी चाहिए, तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इस वजह से सराउंडिंग वार्मर हो जाती है। अगर ग्लास में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ग्लास की जो वॉल्स होंगी वो हीटअप हो जाएंगी। और अब देखें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी। अब देखें रिएक्टेंट से एनर्जी रिलीज होगी जब ही जाके प्रोडक्ट बनेगी, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट जब बनेगी तो उसकी एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी, यानी उसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे टेस्ट में रिपीट होता हुआ देखा है, बहुत सारे टेस्ट में, इवन डॉगर ब्रदर में भी ये काफ़ी बार यही सवाल डिफरेंट तरीक़ों से पूछा गया है। तो याद रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, इसी तरीके से एंडो में इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी विल बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर होगी रिएक्टेंट से, और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से। एनर्जी आउट हो रही है, इस वजह से एंथैल्पी नेगेटिव होगी। और ये कुछ एग्जांपल है, याद रख लें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितने भी होंगे वो एक्सोथर्मिक नेचर के होंगे। सिंथेसिस हो रही होगी, कंबस्शन कहते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी चीज़ का हीटअप हो जाना, बर्न कर जाना, तो ये सारे कंबस्शन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होंगे। सिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन, कोई चीज़ बनती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू ही बनती है यूजुअली, एक्सेप्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आते हैं, कोई चीज़ टूट रही है, वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्महोल्ट्ज़ ने फॉर्मुलेट किया था इन 1847। इस लॉ की ये दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों सेम ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो टोटल एनर्जी का कंटेंट होता है, नेट एनर्जी जो होती है सिस्टम की, इट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि चेंज होती रहेगी, एक्सचेंज होती रहेगी फ्रॉम हीट टू वर्क। तो यानी यही सेम चीज़ बताई जा रही है कि टोटल एनर्जी का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा।
अब जो इसकी स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज़ द एनर्जी एंड हीट एंड डब्ल्यू इज़ द वर्क डन। अब ये जो साइन है इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि जब प्रॉब्लम्स होंगी तो ये साइन चेंज होते हैं। तो ये साइन इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे हम कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा, अगर हीट के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो फिर हीट जो होगी वो प्लस में लेंगे, हम ऐड करेंगे क्योंकि हीट एब्जॉर्प्शन की, हाँ, या फिर हीट के ऐड की बात हो रही है कि हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, तो भी आप इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हीट इवोल्व है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से वर्क होता है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हम ले सकते हैं। अगर वर्क जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रही है तो आप जो है वर्क वो नेगेटिव लोगे, लेकिन अगर कंप्रेशन हो रही है तो आप पॉजिटिव लेंगे। अब फिर जो है डब्ल्यू डन जो होता है वो इक्वल होता है डेल्टा वी के। तो अगर ये वर्क इक्वेशन है वो रख दें इसमें इंटरनल एनर्जी में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक ये भी डेफिनेशन हो जाएगी, एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा पी डेल्टा वी। तो इसके अकॉर्डिंगली और भी हम आगे करेंगे कि अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रख लें या फिर वॉल्यूम को कौन रखें तो फिर क्या पड़ेगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। डेफिनेशन याद रख लें, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, या फिर हमेशा कह लें कि टोटल एनर्जी का जो कंटेंट दैट इज डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी। अब ये कह रहा है कि अगर कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में। जब चेंज जीरो हो जाएगा तो प्रेशर भी मल्टीप्लाई होके ये ओवरऑल वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, डेल्टा जीरो हो जाएगा, वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिपेंड क्यू पर, और आगे हम स्क्रिप्ट में वी भी लगा रहे हैं यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम। तो इंटरनल एनर्जी क्यू बराबर होगी कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो फिर देखें इसमें प्रेशर के कांस्टेंट होने पर इस पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर चेंज प्रेशर का टर्म यूज नहीं हो रहा। इस वजह से ये इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये वही रहेगी। और ये इक्वेशन जो है वो इंथैल्पी की भी है, इसलिए हम इसको क्यू पी को इज इक्वल्स टू डेल्टा एच यानी इंथैल्पी के इक्वल भी ले सकते हैं। याद रखें कि प्रेशर का जो फर्क आएगा, कांस्टेंट प्रेशर रखने पर फर्क भी आएगा तो भी गैसेस पर फर्क आएगा, लिक्विड्स एंड सॉलिड पर कोई फर्क नहीं आता क्योंकि उनका जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो भी नियरली जीरो के इक्वल होता है। लास्ट में हीसेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल रह गई है। अब देखिए हीसेस लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी इन्वॉल्व होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ये कहना चाह रहा है कि जब ए कन्वर्ट हो जाता है डी में, ठीक, ए से डी बन रहा है, तो जो इंथैल्पी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई भी होगी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ है। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर 3 स्टेप्स में हो रहा है यानी पहले ए कन्वर्ट हो रहा है बी में तो इसकी इंथैल्पी कुछ होगी, फिर बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसकी इंथैल्पी कुछ होगी, अब जो सी है फिर डी में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी इंथैल्पी कुछ और होगी। तो जो ओवरऑल इंथैल्पी होगी वो इन तीनों रिएक्शंस का सम होगी। अब इन तीनों इंथैल्पीज को जब आप सम कर लेंगे तो वो इक्वल होगी उसी इंथैल्पी के जो सिंगल स्टेप में इन्वॉल्व हुई थी। यानी कि डिपेंड किस पे कर रहे हैं हम, इनिशियल फाइनल स्टेट पे पाथ कौन सा फॉलो किया जा रहा है इस पर हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हीसेस लॉ। याद रखें कि इंथैल्पी को मेजर करने का ये हीसेस लॉ इज़ द बेस्ट वे, और कैलोरीमेट्रिक मेथड यानी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू प्रैक्टिकली हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं, और अगर थियोरेटिकल बात करें तो हम हीसेस लॉ के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब बन रहा है किसी भी चीज़ का, 1 मोल एक प्योर सब्सटेंस का बन रहा है तो जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है या इवॉल्व हो रही है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो होती है वो प्योर एलिमेंट्स की, प्योर एलिमेंट्स या उनकी जो नेचुरल फॉर्म जिसमें वो मिलते हैं उनकी जीरो होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है इसी फॉर्म में मिलती है तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या फिर जो एलिमेंट हैं सोडियम, कॉपर, इन सब की जो इंथैल्पी होगी फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन इंथैल्पी वो जीरो होगी। और फिर जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें भी जो स्टेबल एलोट्रॉप्स हैं जैसे सल्फर की जो रोम्बिक फॉर्म है वो जीरो के इक्वल होगी क्योंकि ये स्टेबल है। और कार्बन की जो फॉर्म है एलोट्रॉप फॉर्म जो स्टेबल है दैट इज़ ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन में O2। तो इन तीनों जो एलोट्रॉप्स हैं इनकी भी इंथैल्पी जो है वो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि अब इसको और स्टेबल, मज़ीद स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत या चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ स्टेबल हो चुकी अब उसमें उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो हो जाएगी। ओवरऑल जो डेल्टा एच रिएक्शन का होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो पूछी जाती है उसमें आपको इक्वेशन दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर ए प्लस बी से बन रहा है सी
या 2C कर लें, 2C बन रहा है। अब से पूछा जाएगा कि अब इसकी इंथैल्पी बताएं, तो जो इसकी इंथैल्पी होगी ना, प्रोडक्ट साइड की जो इंथैल्पी होगी फॉर्मेशन की, उसमें से माइनस कर देनी है आपने रिएक्टेंट साइड की इंथैल्पी। जैसे कि C की इंथैल्पी अगर 3 थी तो पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का हमें सम लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 6। तो ओवरऑल इंथैल्पी प्रोडक्ट की क्या आ गई, 6 आ गई। और अगर A प्लस B है तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे। जैसे अगर ये 2A होता, A की इंथैल्पी 3 ले लेते हैं, B की भी 3 ले लेते हैं, तो 3 टू द 6, A की इंथैल्पी 6 हो गई और B की इंथैल्पी ओनली 3 हो गई। अब इन दोनों का सम कर लेंगे, 6 + 3 = 9। अब प्रोडक्ट में से माइनस कर देनी है आपने रिएक्टेंट की इंथैल्पी, तो 6 - 9 कितना आ जाएगा, -3 आंसर आएगा। और जो -3 है इट विल बी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसके लिए आप जो न्यूमेरिकल्स बुक में दी हुई हैं वो भी कर लीजिएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट में है बोर्न-हैबर साइकिल। ये एक लंबा चौड़ा मेथड है, तो आप इसको भले प्रॉब्लम इसकी देख लीजिएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी कि आए ये प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसको स्किप नहीं करना, हर चीज़ सॉल्व करनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होता। 1919 में ये बोर्न-हैबर साइकिल जो है यूज़ हुई थी। अब ये बोर्न और हैबर दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साइकिल के अबाउट बताया कि इंथैल्पी साइकिल के अबाउट बताया कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो थ्योरेटिकल वे में हम बता सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, लेकिन ये खास तौर पर आयोनिक सॉलिड के लिए यूज़ होगी कि जब आयोनिक सॉलिड गैसियस एलिमेंट्स से बन रहे हों तो उन्हें उनकी जो एंथैल्पी होती है उसको हम बोर्न-हैबर साइकिल के थ्रू मेजर करते हैं। अगर आप रिकॉल करें सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि एक आयोनिक सॉलिड जब बनता है अपने एलिमेंट से तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बोर्न-हैबर साइकिल इज़ यूज टू डिटर्मिन दी लेटेस्ट एनर्जी। ये हीसिस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। इसमें भी यही होगा कि पहले एक रिएक्शन में एक एलिमेंट जो होगा वो आयोनाइज होगा, फिर पहले गैसियस स्टेट में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसकी आयोनाइजेशन हो रही है, तो हर एक स्टेप की अलग अलग इंथैल्पी होगी। एंड में आपने सबको सम कर देना है और जिसकी पूछी गई हो इंथैल्पी जिसकी पूछी गई हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड में मैं आपको ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड में आपको एडवाइस दूंगी लाजमी बुक रीड किया करें। बुक रीडिंग अगर नहीं करेंगे, खाली नोट्स पढ़ने से आपका टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। बुक रीडिंग जो है वो की स्टेप है इसका। बुक रीडिंग करने के बाद आप जो पहले अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो बाद में बुक रीडिंग कर लें उसी चैप्टर की, फिर आप उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर लें। अगर कैलकुलेटर से हो रहे हैं भले आप कैलकुलेटर से करें, लेकिन आपको बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो बेहतर ये रहता है कि आप बगैर कैलकुलेटर करें। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन टाइम है अभी भी, काफ़ी टाइम पहले से अगर तैयारी स्टार्ट की हुई है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम दें। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सारे न्यूमेरिकल जो बुक में सॉल्व हुए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और जो एंड में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कंप्लीट करने के बाद आप MCQs सॉल्व कर लें। MCQs डॉगर ब्रदर्स की बुक मैंने रिकमेंड तो की थी, लेकिन उसमें भी कीज़ में मिस्टेक्स होती हैं, तो आप कंफर्म कर लिया करें कि नेट पर क्वेश्चन अपलोड कर लें, वहाँ पर कंप्लीटली आंसर्स आ जाते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया, जिस पे शक हो उस पर। बाकी तो MCQ सही भी होते हैं उसमें और कंसेप्चुअल है, अच्छी रहती है ये बुक तैयारी के लिए। उसके बाद अगर आप एक ऑनलाइन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन भी MCQs के टेस्ट गिवन होते हैं, 10 MCQs हर चैप्टर के गिवन होते हैं, तो वहाँ से भी तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।